जी के मस्ती मेस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। 12वां टॉपिक लूसेंट ऑप्शनल से चल रहा था भारतीय इतिहास से मुगल काल 1526 से 1857 ईस्वी तक। 40 क्वेश्चन हो गए थे और मुगल काल साम्राज्य के बारे में हो गया था। आज 41 से 60 तक क्वेश्चन होंगे और मुगल शासन व्यवस्था के बारे में बताएंगे। तो 41वां क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इसीलिए उसने अपने शासन में ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। ऐसा नहीं था कि उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, ऐसा भी नहीं था राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, ऐसा भी नहीं था वो खर्चीला कम था। उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इसी वजह से वो औरंगजेब भवन निर्माण नहीं करा पाया। तो अब देखते हैं, ये तो 41वां क्वेश्चन हुआ, बाद में क्वेश्चन देखे जाएंगे 60 तक। मुगल शासन व्यवस्था। मंत्रि परिषद को विजारत कहा जाता था। विजारत। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। वजीर पद। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। वकील, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में हसद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। हसद खान 31 वर्षों तक। हसद नहीं, असद खान ने। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। सरखत नाम का पत्र मीर बख्शी द्वारा, सरखत। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि यानी मदद ए मास का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। मुहतसिब। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार में और सरकार का परगना या महाल में और महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। मुगल साम्राज्य सूबों में, सूबे सरकार में, सरकार परगना या महाल में, महाल जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। नागला। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई को स्थापना की गई। चकला, सरकार और परगना के मध्य। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि, जागीर भूमि, शयूरगल या मदद ए मास। 3 रूपों में। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहती थी। खालसा भूमि। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि जागीर भूमि। शयूरगल या मदद ए मास अनुदान में दी गई लागानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। ये शयूरगल या मदद ए मास भूमि कहलाती थी। शेरशाह
द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। दहसाला, इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। पोलज, मतलब इस टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन? पोलज, परती, चाचर, बंजर। पोलज भूमि जो है वो नियमित रूप से खेती होती है, उसे पोलज कहते हैं, जिसमें वर्ष में 2 बार फसलें हों। परती, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती है, उसे परती कहते हैं। चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती है, उसे चाचर कहते हैं। 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती है। बंजर या खेती योग्य भूमि नहीं होती है, इस पर लागान नहीं वसूला जाता था। बंजर। अगला है 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल के खालसा भूमि पर भूराजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। 70-71 में 1500 टोडरमल ने खालसा भूमि पर जब्ती प्रारंभ की, नवीन भूराजस्व प्रणाली। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक को दखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भूराजस्व की राशि का उपज का आधा कर दिया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भूराजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। कृषक जो थे 3 वर्गों में विभाजित थे। नंबर 1 खुदकास्त, पाही कास्त एवं मुजारियन। खुदकास्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के निवासी थे, खुदकास्त कहलाते थे। पाही कास्त, ये पाही कास्त वाले दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजारियन, खुदकास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करने वाले मुजारियन कहलाते थे। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। रुपये की ढलाई औरंगजेब। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। आना सिक्का जो होता है, इसका प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम भी अंकित करवाया। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। सबसे बड़ा संसब, प्रचलित इलाही। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। पैदल, घुड़सवार, तोप, हाथी। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। 10 से 500 मनसबदार, 500 से 2500 उमरा और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जात से, जात, वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। जात से वेतन प्रतिष्ठा और सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की गई। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 500 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी।
29 अकबर के शासनकाल में, जिनकी 500 जात की पदवी थी, और औरंगजेब में ऐसे 79 थी। आगे लिखा है मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। तो सूबेदार का क्या कार्य था? पद हैं सूबेदार, दीवान, बख्शी, फौजदार, आमिलिया, अमलगुजार, कोतवाल, सिकदार, आमिल। तो सूबेदार जो पद होता है उसका कार्य था प्रांतों में शांति स्थापित करना, और ये प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेही होती थी प्रांतीय राजस्व प्रधान का दीवान। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था बख्शी। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी फौजदार होता था। आमिलिया अमलगुजार जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी आमिलिया अमलगुजार होता था। नगर प्रधान कोतवाल होता था। परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लागान निर्धारित करना आमिल कहलाता था। मुगल कालीन लागान वसूल करने की व्यवस्थाएं। गल्ला बख्शी, नसक, जफ्ती। गल्ला बख्शी क्या होती थी? इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था, गल्ला बख्शी कहलाती थी। नसक में इसमें खड़ी फसल के आधार पर लागान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी, नसक। जप्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लागान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था, तो जप्ती होती थी। तो ये तो मुगल शासन व्यवस्था के बारे में लूसेंट के अनुसार बताया। अब आपको क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का जो था 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता को अमृतसर से, कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है ग्रांड ट्रंक रोड। अगला है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोदी हुआ। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो कालानौर में हुआ। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर ने पहली बार पंजाब से होकर, पश्चिम से पंजाब होकर भारत में प्रवेश किया। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी अकबर के दरबार में रहा। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की किस समय में? तो शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। किसने चौसा की लड़ाई यानी 1539 में हुमायूं को पराजित किया? तो शेरशाह ने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। फतेहपुर सीकरी स्थित 59वां क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को जहांगीर ने संगमरमर का करवाया। 60 और आज का अंतिम क्वेश्चन, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो ये बाबर था, पहले आगरा में दफनाया गया और फिर उसकी एक अफगान विधवा थी, वो उसको ले गई काबुल में एक बाग में दफनाया गया। तो ये तो शासन व्यवस्था हुई और 60 तक क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट पार्ट में आप किरण बुक से एक्सप्लेन देखेंगे मुगल काल का। तब तक